वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां सीजेडएमए क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग मध्यकालीन भारत का पार्ट नंबर 5 कर चुके हैं। पार्ट नंबर 6 में की चर्चा करते हैं। पार्ट नंबर 5 में हम लोगों ने बहुत सारी बातें जानी थी। मलिक काफूर के बारे में जाना था कि 4 जगह वो दक्षिण भारत में आक्रमण करता है और वहां से बहुत सारी धन संपदा लूटकर अपने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को देता है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के आखिरकार उसके द्वारा और कौन कौन से काम किए गए हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी की बात हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी ने दाग प्रथा, कौन सी प्रथा? दाग प्रथा, हुलिया, दाग प्रथा की बात कर लें, हुलिया की बात कर लें, और तीसरा नगद वेतन दिया। दाग प्रथा की अगर बात करें तो आखिरकार दाग प्रथा थी क्या? तो दाग प्रथा में ये घोड़ों के ऊपर एक सरकारी मोहर लगवा देता था। किसके ऊपर? तो घोड़ों के ऊपर, घोड़ों के ऊपर सरकारी मोहर थी। आखिरकार अलाउद्दीन को घोड़ों के ऊपर सरकारी मोहर क्यों लगानी पड़ी? इसके पीछे क्या कारण था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, हमें पता है, एक स्थायी सेना का गठन किया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या किया गया था? तो स्थायी सेना का गठन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। यानी कि पहला ऐसा दिल्ली सल्तनत में सुल्तान हुआ, किंग हुआ, जिसने स्थायी सेना रखी। इसके पास में थोड़ी छोटी सी स्थायी सेना नहीं थी, बहुत विशाल स्थायी सेना थी, लगभग 4,75,000 के करीब। यानी कि 4,75,000 के करीब इसकी सेना थी। स्थायी सेना बहुत ज़्यादा बड़ी थी। अब इसने कुछ यहाँ काम भी किए हैं स्थायी सेना रखने के लिए। इसने एक और काम किया, बाजार नियंत्रण किया, बाजार को कंट्रोल किया। बाजार को नियंत्रण क्यों करना पड़ा? दाग प्रथा क्यों चलानी पड़ी? हुलिया आखिरकार सैनिकों को उसने क्यों लिखवाया और उनको नगद वेतन एकता प्रथा के स्थान पर दिया? एकता प्रथा के स्थान पर इसने नगद वेतन दिया सैनिकों को। अब इसकी एक एक करके हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहले नंबर पे दाग प्रथा की हम लोग बात करेंगे। आखिरकार दाग प्रथा इसको क्यों चलानी पड़ी, उसके पीछे रीजन क्या था, कारण मुख्य रूप से क्या था? तो कारण इसके सामने ये था कि जब युद्ध होता था तो युद्ध में लोग करते क्या थे? जब सेना में भर्ती होने आते थे तो एक बढ़िया सा हष्ट पुष्ट घोड़ा लाते थे और उसको सुल्तान को दिखाकर सेना में भर्ती हो जाते थे। लेकिन युद्ध के समय पे वो घोड़ा नहीं लाते थे। कोई मरियल घोड़ा होता था, कोई कमजोर घोड़ा होता था, उसको लेकर युद्ध क्षेत्र में चले जाते थे। इस चीज से अलाउद्दीन खिलजी बहुत अच्छे से वाकिफ था। तो उसने कहा कि घोड़ों के ऊपर दाग दिया जाए। जब घोड़ा लाया जाता होगा सैनिकों के द्वारा तो उसके ऊपर क्या किया जाता था? गर्म करते थे, लोहे का एक नाल टाइप का होता था, उसको गर्म करके उसके ऊपर लगा दिया जाता है। तो उसी प्रथा को दाग प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। तो सरकारी मोहर घोड़ों के ऊपर जो लगती है वो अलाउद्दीन खिलजी की देन है। अलाउद्दीन खिलजी ने दाग प्रथा मजबूरी में चालू करवाई, जिससे उसे धोखा ना दिया जा सके सैनिकों के द्वारा। और एक और प्रथा होती थी, कई मोहल्ले के लोग होते थे, वो एक एक करके उसी घोड़े को बार बार लाते थे और उसी को दिखाकर सेना में सम्मिलित हो जाते थे। इस चीज से भी वो अच्छे से वाकिफ था अलाउद्दीन खिलजी। अगली बात कर लेते हैं हुलिया। तो इसने सैनिकों की हुलिया का मतलब होता है शरीर का ब्यौरा, शरीर का ब्यौरा। इसने हुलिया लिखवाई। चेहरा की बात करें, नाप लिखवाई, कोई व्यक्ति कितना लंबा है, कितना ऊंचा है, तो पूरे तरीके से इसने हुलिया लिखवाया सैनिकों का। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सेना में सम्मिलित व्यक्ति हो जाते थे और सेना में सम्मिलित होने के बाद में होता क्या था? तो यहाँ जो मुख्य व्यक्ति होता था, जो सेना में सम्मिलित किया जाता था, वो युद्ध के मैदान में नहीं जाता था, किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ पैसे देकर भेज देता था, जिससे सुल्तान की हार हो जाती थी। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने हुलिया लिखवाना चालू कर दिया, जिससे उसको धोखा न दिया जा सके। तीसरा था नगद वेतन। नगद वेतन एकता प्रथा के स्थान पर आया। एकता प्रथा क्या होती थी उस जमाने में? एकता
होता क्या था, तो एकता में जमीनें दान दी जाती थी, जमीन दान दी जाती थी। जो भी यहाँ क्लर्क होते थे, बड़े बड़े पोस्टों पर जो भी सरकारी कर्मचारी होते थे, उनको जमीनें दान दी जाती थी। तो इसी को एकता प्रथा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त कर दिया। एकता प्रथा इल्तुतमिश के काल में चालू हुई थी। एकता प्रथा के स्थान पर इसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। नगद वेतन तो दिया, लेकिन इसने वेतन कम रखा, यानी कि पैसे बहुत ज़्यादा नहीं दिए, इसने कम वेतन रखा। कम वेतन होने के कारण इतनी बड़ी संख्या में ये सेना को रख पाया। कम वेतन अगर होगा तो सैनिक आखिरकार कैसे अपनी सामग्री को खरीदेंगे, रसद को कैसे खरीदेंगे। इसके कारण इसे बाजार को नियंत्रण करना पड़ा, यानी कि बाजार में कोई जमाखोरी ना कर पाए, किसी भी प्रकार से होर्डिंग अगर ना हो पाए, वहाँ पे जमाखोरी अगर होगी तो महंगाई बढ़ेगी। अगर महंगाई बढ़ेगी तो सेना के जो जवान है वो कैसे कम वेतन में अपने राशन को खरीद पाएंगे। तो इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार को कंट्रोल किया, पूरी तरीके से बाजार को नियंत्रण किया। यही कारण था इतनी बड़ी विशाल सेना वो रख पाया। और ये बाजार नियंत्रण प्रणाली दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है ये हिंदुओं का एक बड़ा दुश्मन माना जाता है। इसने हिंदुओं के ऊपर बड़े अत्याचार किए, इसमें कोई दो राय नहीं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और जो महत्वपूर्ण बातें थीं, दाग प्रथा की बात करें, हुलिया हो गया, नगद वेतन हो गया, बाजार नियंत्रण हो गया। इसने कुछ निर्माण भी करवाए हैं। और अगर बात कर लें और कुछ विभाग भी, जैसे दीवाने मुस्तखराज, इसके द्वारा कुछ विभाग भी बनाए गए। दीवाने मुस्तखराज भूमि कर से संबंधित था। दीवाने मुस्तखराज की अगर बात कर लें, और बाजार नियंत्रण के लिए भी इसने एक विभाग बनाया, उसका नाम था दीवाने रियासत। दीवान ए रियासत। दीवाने रियासत क्या होता था? दीवाने रियासत, तो दीवाने रियासत जो और इसने विभाग बनाया, इसके अंदर सहना ए मंडी होते थे। अधिकारी की अगर बात कर लें तो इसके अंदर जो अधिकारी होते थे उन्हें सहना कहा जाता था। सहना या फिर सहना ए मंडी। सहना ए मंडी। सहना ए मंडी का काम क्या होता था? तो सहना ए मंडी जो होते थे वो बाजार प्रक्रिया को देखते थे। आखिरकार बाजार में सब कुछ ठीक चल रहा है, किसी ने जमाखोरी तो नहीं की है। अगर जमाखोरी मिल जाती थी तो ये जो अधिकारी होते थे ये सुल्तान को सूचित करते थे। और दूसरी बात, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने गुप्तचर विभाग को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, यानी कि जो इसका गुप्तचर विभाग था उसको बहुत स्ट्रॉन्ग किया। गुप्तचर विभाग को क्या आदेश होते थे? गुप्तचर विभाग की बात कर लें, खुफिया जो विभाग होता था, खुफिया विभाग के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि वो किसी भी समय सीधे सुल्तान को जाकर अपनी बात बता सकते हैं। गुप्तचर विभाग इतना स्ट्रॉन्ग किया जिससे किसी भी प्रकार की जो भी सुल्तान के खिलाफ अगर बात करे वो तुरंत सूचना इसके पास पहुंच जाए। तो गुप्तचर विभाग भी इसने बड़ा स्ट्रॉन्ग किया। अलाउद्दीन खिलजी के समय में और एक विद्वान की हम बात कर लेते हैं, उनकी बिना जिक्र के ये कंप्लीट नहीं होगा। तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कासगंज के हैं। अमीर खुसरो कहाँ के हैं? तो कासगंज। कासगंज जगह है एटा, उत्तर प्रदेश में। इनको तोता हिंद बोला जाता है। तोता ए हिंद के नाम से भी इनको जाना जाता है। तोता ए हिंद क्यों इनको कहा जाता है? तो इनके द्वारा, अमीर खुसरो के द्वारा बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। तबला की अगर बात करें, तबला किसकी देन है? तबला है, सितार है, राग खयाम है। राग खयाम, राग खयाम हो गया। खड़ी बोली की अगर बात कर लें, यहाँ देख लीजिए कौन कौन सी चीज़ें इन्होंने दी हैं। खड़ी बोली दी है, खड़ी बोली। कव्वाली भी दी है, कव्वाली। उर्दू भाषा की बात करें तो उर्दू भाषा भी इनके द्वारा दी गई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों के अमीर खुसरो जनक हैं। तबला दिया, सितार दिया, राग खयाम दिया, खड़ी बोली दी, कव्वाली दी, उर्दू भाषा के भी जनक माने जाते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दी। इसी के कारण इनको तोता हिंद कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का भी जिक्र किए देते हैं। इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है खजाइन।
खजाइन उल फतू। खजाइन उल फतू में इन्होंने लगभग 8 शासकों के बारे में बात की है। कितने शासक इन्होंने देखे अपने जीवन काल में? लगभग 8 शासकों के इन्होंने जिक्र किया अपनी पुस्तक खजाइन उल फतू में। इनकी एक और पुस्तक है, उसका नाम है आशिका। पुस्तक है आशिका। आशिका पुस्तक में इन्होंने खिज्र खान और देवल देवी के बारे में चर्चा की है। आखिरकार देवल देवी कौन है और खिज्र खान कौन है? तो खिज्र खान जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का बड़ा पुत्र होता है, और देवल देवी जो होती है वो कौन होती है? एक गुजरात के राजा करण सिंह की बेटी है, करणदेव सिंह। करणदेव की बेटी कौन होती है? देवल देवी। हम सबको पता है कर्ण गुजरात की विजय पर गुजरात को जब जीता था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो उसके बाद में कर्णदेव की पत्नी से इसने शादी कर ली थी। अलाउद्दीन खिलजी ने किससे शादी कर ली थी? तो कमला देवी से। गुजरात विजय में अलाउद्दीन खिलजी ने शादी कर ली थी। कमला देवी की जो बेटी होती है देवल देवी, कमला देवी की बेटी कौन है? देवल देवी। देवल देवी से अपने बड़े बेटे का विवाह रचा देता है। देवल देवी से खिज्र खां जो बड़ा बेटा अलाउद्दीन खिलजी का, उसके साथ में इसकी शादी करवा देता है अलाउद्दीन खिलजी। तो ये बातें हो गई खजाइन उल फतू और आशिका अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की और चर्चा कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने और क्या क्या करवाया है? तो इसने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया है, अलाई दरवाजा बनवाया है। इसके अलावा दूसरी अगर बात करें तो हजार खंबा महल भी इसके द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद में अगर हम इसकी बात करें तो 1316 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1316 ईस्वी में 1316 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु के बारे में कई कहानियां हैं। पहली कहानी, इसको बीमारी हो गई थी और आखिरी टाइम जब अलाउद्दीन खिलजी का था तो ये बड़ा शकी व्यक्ति बन गया था, प्रत्येक के ऊपर ये शक करने लगता था। एक बार हुआ क्या, मलिक काफूर के कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बड़े बेटा खिज्र खान को भी जेल में डलवा दिया था। मलिक काफूर की बहुत बात मानता था, जो इसका बढ़िया सेनापति था मलिक काफूर की बात मानता था। अपने बड़े बेटे खिज्र खान को भी जेल में डलवा देता अलाउद्दीन खिलजी। 1316 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। कोई कहता है कि बीमारी से इसकी मृत्यु होती है और कोई दूसरे पक्ष वाले कहते हैं मलिक काफूर ने इसको जहर दिया था। अलग अलग बातें हैं। 1316 में खैर ये मर जाता है। इसके बाद में दिल्ली सल्तनत पर अगला खिलजी वंश का जो शासक बैठता है वो कुछ दिनों के लिए इसका जो सेनापति होता है मलिक काफूर ही अप्रत्यक्ष रूप से शासन पर बैठ जाता है, सत्ता पर बैठ जाता है, लेकिन ये ज्यादा देर शासक नहीं रह पाता है। इसके बाद में यहाँ 1316 ईस्वी में मलिक काफूर की हत्या करके 1316 ईस्वी में मलिक काफूर की हत्या कर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी दिल्ली सल्तनत पर बैठ जाता है 1316 ईस्वी में। 1316 ईस्वी से इसका जो काल रहता है वो 1320 ईस्वी तक रहता है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की हम लोग बात कर रहे हैं। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को ही खलीफा घोषित करवा लिया। ये बोला कोई खलीफा नहीं, हम ही सबसे बड़े खलीफा है। खलीफा से उस समय मान्यता ली जाती थी। खलीफा जो लोग होते थे वो धार्मिक गुरु आप कह सकते हैं, मुस्लिम समाज में होते हैं। तो इसने कहा मैं ही खुद खलीफा हूँ। और ये थोड़ा साइको टाइप का था, मानसिक विक्षिप्त भी इसे बोला जाता है। साइको क्यों हम कह रहे हैं, क्यों हमने कह दिया? ये अपने दरबार में कभी कभी महिला की पोशाक पहनकर आता था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो खिलजी था महिला पोशाक में आता था, कभी कभी महिला पोशाक में। और दूसरा कभी कभी तो ये बिना कपड़ों के चला आता था, यानी कि नंगे चला आता था, बिना कपड़ों के ये चला आता था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। इसीलिए इसको साइको माना जाता है। इसके इस बात का फायदा नसरुद्दीन खुसरो खान उठाता है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की जो ये गतिविधियां रहती हैं, गलत हरकतें जो रहती हैं, इसका फायदा कौन उठाता है? नसरुद्दीन मुबारक जो है
खुसरो खान जो है वो पहले हिंदू था, बाद में मुस्लिम बन जाता है, एकमात्र भारतीय मुस्लिम जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। इसके बाद में इसकी भी 1320 ईस्वी में हत्या कर दी जाएगी और यहाँ एक नए वंश का उद्भव होगा। उस डायनेस्टी का नाम है तुगलक वंश। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तुगलक वंश को।